हेलो एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग मैं आई हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए वीडियो लेके। आज की क्लास हम करने वाले हैं क्लास 8th की चैप्टर 4 जियोग्राफी का एग्रीकल्चर। ठीक है, आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा एग्रीकल्चर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर लेट, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। ये मंडे ट्यूसडे मेरा नुकसान होता ही है, नहीं बन पाता। वेडनेसडे कुछ अर्जेंट पर्सनल काम था, पूजा वूजा से रिलेटेड, से नहीं मिल पाया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हो, पहले आपको दिया है गुरप्रीत, मधु और टीरा के बारे में। ठीक है, मतलब ये तीनों बच्चे होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, गांव से जा रहे होते हैं, तो वो एक फार्मर को देखते हैं कि फार्मर जमीन में क्या कर रहा होता है, खेती कर रहा होता है। तो फार्मर को देखते हैं, पूछते हैं उससे तुम क्या ग्रो कर रहे हो, तो बताता है हम वीट ग्रो कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, मैन्योर ऐड कर रहे हैं मिट्टी में, ताकि मिट्टी और फर्टाइल और जागरूक सॉरी और फर्टाइल हो, जिससे और अच्छी क्रॉप ग्रो हो। तो वो चिल्ड्रेंस को बताता है कि वीट जो होता है वो अच्छी, अगर वीट को बेचो तो उससे अच्छा पैसा मिलता है। मंडी में अगर वीट को ले जाके बेचो तो उससे अच्छा प्राइस मिलता है। ठीक है, वेयर इट वुड बी, और मंडी से फिर वो वीट कहाँ पे जाती है, फैक्ट्री में, जहां पे वो ब्रेड बिस्किट ये सब बनता है उसका। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद से हमारा चैप्टर हो रहा है स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। मैं कैमरे को इधर कर दे रही हूँ। चल, जब हम किसी प्लांट को किसी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो क्या बनता है। अब जैसे आप देख लो, ये मेरे पास अभी इस टाइम पे ये है, तो ये क्या है, एक बॉक्स है, मैच स्टिक का बॉक्स है। ये कार्डबोर्ड से बना है। ठीक है, पेपर का यूज हुआ है थोड़ा इसमें। तो ये पेपर कहाँ से, पेड़ से आता है। तो जब किसी रॉ मटेरियल को हम किसी फिनिश्ड गुड्स में, लाइक टेबल चेयर, फिनिश्ड गुड्स जो बन चुका हो, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से 3 प्रोसेस है? पहला है आपका प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, पहली एक्टिविटी। ठीक है, I have to also check the time limit. So primary activity कौन सा क्या इंक्लूड करती है? All those connected with extraction and production of natural resource. वो सब वो सारा प्रोसेस जिसमें हम नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, या नेचुरल या फिर रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो सब कच्चा सामान, जब हम कुछ नेचर से लेते हैं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज होती है वो। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग। एग्रीकल्चर पहले हम कुछ बोएंगे तब जाके वो मार्केट में जाएंगे, तो पहले तो बो रहे हैं ना, पहले तो सीड्स डालें, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। सेकेंडरी एक्टिविटी, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया, जब उससे हम कोई प्रोसेस करते हैं, कुछ बनाते हैं। मान लो लकड़ी, पहले हमने पेड़ लगाया, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हुई, जो हमने पेड़ लगाया, अब उस पेड़ को काटे और उस पेड़ से हम चेयर टेबल बनाने जा रहे हैं। चेयर टेबल हमारा फिनिश्ड गुड्स होगा, उसको हम बना रहे हैं उस रॉ मटेरियल को यूज करके, वो है सेकेंडरी एक्टिविटी। So secondary activity concerned with the processing of these resources, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील से देखो कितनी सारी चीजें बनती हैं, बर्तन बनता है। तो जब स्टील से कुछ बनता है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है, लेकिन स्टील को एक्सट्रैक्ट करना, कहीं से निकालना नेचर से, उसको प्राइमरी एक्टिविटीज में कहते हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड, आटा से, आटा को हम पहले प्राइमरी एक्टिविटी हुआ कि हम उसको बोए और फिर आटा लिए, हम गेहूं लिए, गेहूं के पीछे आटा आया, प्राइमरी एक्टिविटी। अब उस आटे से ब्रेड बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, tertiary activity provides support to the primary and secondary sector through services. tertiary activity services प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बैकबोन जिसे कहते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को। बैकबोन टर्शरी सेक्टर को कहते हैं कि नहीं, लेट मी नो, आपको बताना है। ठीक है, पता करके बताना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों में से कौन सा बैकबोन है। सो टर्शरी एक्टिविटीज क्या करता है, सपोर्ट देता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे ट्रांसपोर्ट, अब कुछ बन गया, ब्रेड बन गया, तो ब्रेड को मार्केट में पहुंचाना को तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो टर्शरी सेक्टर, लास्ट प्रोसेस टर्शरी सेक्टर। ठीक है, और फिर जब ब्रेड जो है मार्केट में पहुंच जाएगा तो फिर लोग उसे बेचेंगे, उसमें कितना पैसा आया, क्या उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, हाँ देखो देखो ये वाला ब्रेड बहुत अच्छा है, ये सब टर्शरी में आता है। तो 3 एक्टिविटीज है जो कि रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने से लेके फिनिश्ड गुड्स तक परफॉर्म की जाती हैं।
वो तीनों कौन कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, चलो अब जो मैंने अंडरलाइन किया, जो मैंने यहाँ साइड में लिखा है, वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलो पहले देख लो, 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। हमारे पॉपुलेशन में 100% अगर पॉपुलेशन, तो उसमें से आधे से ज्यादा नहीं कह सकते, आधे लोग 50% लोग किसमें एंगेज्ड हैं? प्राइमरी सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर में, खेती में। खेती प्राइमरी सेक्टर में आता है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, अच्छा इसे हटा दो, यहाँ पे अभी इसे नहीं पढ़ा रही, यहाँ जो लिखा है उसे देखो। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा है एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें 50% यानी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन क्या लो, 50% पीपल क्या लो, क्या है? एग्रीकल्चर कर रहे हैं आज के टाइम पे। जिस जमीन पे, ये छोटी सी चीज है कि जिस जमीन पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसे अरेबल लैंड कहते हैं। और उसके बाद आपको नीचे मैप दिया है, मतलब आपकी बुक में आपको सेकेंड पेज पे एक मैप दिया है, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का है, मैंने उसे और डार्क कर दिया थोड़ा। लेट मी सी यू, ये देखो मैंने इसको थोड़ा और डार्क कर दिया। ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन जो है, ये सब और भी है, जितने ग्रीन ग्रीन है सब अरेबल लैंड है, मतलब इन पे हम खेती कर सकते हैं। बस इतना ही था अरेबल लैंड के बारे में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो 1 मार्क में पूछा जा सकता है, वैसे तो डू यू नो में, बट इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर पता चल गया, खेती करना। सेरिकल्चर बेटा जब सिल्क का रियरिंग करते हैं, जब सिल्क की कुछ प्रोडक्शन होती है, रियरिंग होती है, तो उसको सेरिकल्चर, एस से सिल्क, एस से सेरिकल्चर। पिसिकल्चर, फिश यानी, है ना, जब फिश की ब्रीडिंग होती है तो पिसिकल्चर। विटिकल्चर जब ग्रेप्स, ठीक है, जब ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन होता है, ग्रेप्स का कल्टीवेशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में नहीं आएगा, वो विटिकल्चर में आता है, उसका अलग है। ठीक है, ये कल्चर है। तो एग्रीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में जब फ्लावर्स, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं फॉर कॉमर्शियल, मतलब बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, खुद के खाने के लिए नहीं। ठीक है, पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, सब्सिस्टेंस यूज और कॉमर्शियल यूज। सब्सिस्टेंस यूज जब हम खुद खाने के लिए कोई चीज ग्रो करते हैं। ठीक है, ओके, जब हम कुछ खुद खाने के लिए ग्रो करते हैं, अपने घर के लिए, अपना घर चलाने के लिए ग्रो करते हैं, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग या सब्सिस्टेंस क्रॉप कहते हैं। लेकिन जब कोई चीज हम मार्केट में बेचने के लिए ग्रो करते हैं, उसे कॉमर्शियल फार्मिंग या कॉमर्शियल यूज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम में आपको मैं आपको ये बता दूं क्या कि क्या है इसमें। क्या है, जो फार्मर है वो एरेबल फार्म पे, मतलब जिसपे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, उस पे काम कर रहा है, लेकिन वो खुद से काम कर रहा है। ठीक है, वो ज्यादा मशीन का यूज नहीं कर रहा। जैसे देखो क्रॉप्स हैं, फिर उसको प्लफ सो किया, मतलब खेती बाई हुई, उसके बाद उसमें मशीन का यूज हुआ, इसमें बीज भी पड़े होंगे, केमिकल्स भी होंगे। तो इनपुट क्या है जिससे हम सब कुछ जिसको हम यूज कर रहे हैं क्रॉप को ग्रो करने में। प्रोसेस क्या है, जो हम अपने हाथ से जो प्रोसेसिंग हो रही है, पहले बीज डाले, फिर उसमें पानी डाले, सब प्रोसेस, और आउटपुट जब उसमें से धान निकल आती है। ठीक है, और इसमें बताया गया है फिजिकल और ह्यूमन इनपुट। फिजिकल इनपुट जो नेचर हमारे क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करती है, लाइक सनलाइट, हेल स्टॉर्म, टेम्परेचर, सॉइल और रेनफॉल। और ह्यूमन इनपुट जो हम इंसान लोग अपने क्रॉप को ग्रो करने में अपना एफर्ट डालते हैं। जैसे स्टोरेज, हम अपने क्रॉप को स्टोर करते हैं, हम लोग करते हैं ना, नेचर थोड़ी कहती है को तुम्हारे धान को उठा के मैं वहां पे रख देता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। लेबर, हम जाते हैं ना लेबर को बुलाने की, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेबी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो लेबर हम लोग जाके बुलाते हैं। ठीक है, कि हमारे खेत पे काम करने लेबर हायर करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। नेचर थोड़ी कहता है लो मैं तुम्हें मशीन दे रहा हूँ अपने खेत को बोलो, ऐसे थोड़ा ना, हम लोग खुद इसमें अपना इनपुट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने तरह की होती है? फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। फार्मिंग 2 मेन टाइप्स में क्लासिफाइड है, पहला सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। मैंने बता दिया, सबसिस्टेंस फार्मिंग जो हम अपने लाइफस्टाइल, जो हम खुद के जीने के लिए बोते हैं, जैसे खेत में गन्ना बोया गया, लेकिन वो हमें अपने पर्सनल यूज के लिए, हमें खाना है, हमें गुड़ बनाना है, हमारा काम है वो। अब बहुत सारा चावल बोया गया, उसको मार्केट में ले जाके बेचना है ताकि थोड़ा पैसा आए, तो वो कॉमर्शियल फार्मिंग में हो गया। ठीक है, जो सेल करने के लिए, बेचने के लिए बोते हैं, खेती करते हैं, वो कॉमर्शियल। जो खुद के लिए, खुद के यूज के लिए करते हैं, वो सबसिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट, सबसिस्टेंस फार्मिंग
practiced to meet the needs of the farmer family। देखो मैंने बताया ना, जब खुद की फैमिली का पेट भरना, जब फार्मर खुद की फैमिली का पेट भरने के लिए करता है कोई खेती बाड़ी, तो उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग को दो फार्मिंग में दो फर्दर क्लासिफाई किया गया है। पहला इंटेंसिव सबसिस्टेंस, दूसरा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या होता है? जब फार्मर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, छोटी जमीन पे सिंपल टूल से, हल्के फुल्के लेबर से काम करता है, लेबर इंटेंसिव सबसिस्टेंस इसे कहते हैं। मतलब जब फार्मर ज्यादा लोगों की, ज्यादा मशीन, ज्यादा बड़ी बड़ी मशीन नहीं होती, छोटा सा कोई वही खुरपा खुदाई उदाई वाला होता है और अपने घर के फैमिली मेंबर लोग एज अ लेबर काम कर लेते हैं, वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में आ जाता है। राइस मेन क्रॉप है सबसिस्टेंस में, क्यों? क्योंकि राइस को बोने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते। Intensive subsistence farming agriculture is prevalent in a thick populated area of monsoon region of South, Southeast and East Asia। Intensive subsistence farming करने के लिए बहुत, जहाँ पे लोग रहते हो वो एरिया ज्यादा सुटेबल है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए, और जहाँ पे पानी भी अच्छा खासा बरसता हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रिमिटिव फार्मिंग। सब पहला इंटेंसिव सबसिस्टेंस, दूसरा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में दो तरह के मतलब ये भी फर्दर टू टाइप्स ऑफ में क्लासिफाइड है। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये देखो मैंने बड़ा बड़ा यहाँ लिखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। अब ये क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो बहुत घना जंगल होता है, वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है और जो वेजिटेशन होती है, जो हमारा धान उगता है, वो फटाक से हो जाता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जमीन, मान लो जमीन है, इसको पहले पूरा साफ किया जाएगा। ठीक है, प्लॉट ऑफ जितने पेड़ है सबको काट के फिर उसे जला दिया जाएगा, जिससे जो उसकी राख है, जो एशेज है, वो मिट्टी में मिल जाए और अच्छे अच्छे क्रॉप्स उगे। ठीक है, सॉरी। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil. और कौन कौन से क्रॉप? मेज, यम, पोटैटोस, कसावा, ये सब। ठीक है, और फिर अब पेड़ को काट दिया, जला दिया, खेती भी कर ली, अब वो जमीन की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, जमीन उतना अच्छा प्रोडक्शन, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। ठीक है, आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। जब अब आप बहुत पढ़े अच्छे नंबर आ गए, अब थक जाओगे कुछ टाइम बाद, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पापा मम्मी क्या करेंगे कि अब आपके अच्छे नंबर, मान लो एक बार एक टेस्ट में नहीं आते, तो ऐसा थोड़ी करेंगे तुमको हटा के दूसरे बच्चे को ले आएंगे, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती थी, तो जो कल्टीवेटर होते थे, जो उस जमीन पे खेती कर रहे होते थे, तो नई जमीन पे शिफ्ट हो जाते थे, कोई नई जमीन देखने लगते थे जहां पे वो फिर से खेती कर सके, और जब फिर उसकी भी फर्टिलिटी खत्म हो जाए, फिर किसी और जमीन पे। इस प्रोसेस को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, और झूमिंग एग्रीकल्चर मतलब झूमते रहना, झूम के खेती करना, आज यहाँ फिर वहां फिर वहां फिर वहां, ऐसे खेती करना भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न और झूमिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जहां पे हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया था, नोमैडिक हर्डिंग मुझे पढ़ाना था, बार बार उधर देख रही। सो नोमैडिक हर्डिंग मैंने बताया था कि सेमी एरिड और एरिड रीजन में करा जाता है, जैसे कि सहारा डेजर्ट, सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये इस टाइप की फार्मिंग है। किस टाइप की फार्मिंग है कि इसमें जो हर्ड्समैन होते हैं, जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेके मूव करते रहते हैं खाना पानी के लिए। ठीक है, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन, अगर मतलब ये कब करते हैं ऐसा, जब बाढ़ आ गई हो जहां वो रहते हो, अब कहीं तुम्हारा हैबिटेट खत्म हो जाए तो तुम्हें मूव करना पड़ेगा ना, तो उसी लिए। ठीक है, और कौन कौन से जानवर कॉमनली रियर किए जाते हैं, मतलब कौन से जानवर कॉमनली वो लोग चराते थे? शीप, कैमल, याक, गोट्स, भेड़, बकरी, ऊंट।
ठीक है। दे प्रोवाइड, क्यों? क्योंकि ये कुछ काम की चीजें भी प्रोवाइड करती है जिनको हम बेच के अपना खर्चा पानी चला सकते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो यहाँ पे आपका हमने कौन कौन से फार्मिंग पढ़े? इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग में हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग देखा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। इंटेंसिव और प्रिमिटिव खत्म, अब ये नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने इंटेंसिव और प्रिमिटिव देखा। अब कॉमर्शियल फार्मिंग जो खेती हम मार्केट में बेचने के लिए करते हैं, ठीक है। इन कॉमर्शियल फार्मिंग इसमें क्या होता है? क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। क्रॉप्स को हम इसलिए ग्रो करते हैं, इसलिए उगाते हैं ताकि हम उन्हें मार्केट में सेल कर सके, और एनिमल्स को इसलिए रियर किया जाता है ताकि जो उनका प्रोडक्ट है उनको हम मार्केट में सेल कर सके, ठीक है। और जो एरिया हम कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए यूज करते हो बहुत बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि हमें मार्केट में सामान को ले जाना रहता है, तो इतना मार्केट में सामान तो ले नहीं जाएंगे, ढेर सारा लेके जाएंगे ना, ताकि अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है। और ज्यादातर इसमें काम मशीन से होता है, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल फार्मिंग में ये तीन चीज होती है, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अभी इसको आगे भी है, ये आगे पढ़ना है, ठीक है। ग्रेन फार्मिंग क्या होता है? ग्रेन फार्मिंग जिसमें ग्रेन्स को, ठीक है, बोया जाता है, उनकी फार्मिंग की जाती है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। धान से मेजर ग्रेन थे, व्हीट और मेज, ठीक है। मेजर एरियाज आर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये सब कहाँ पे? जहाँ पे अच्छे खासे ग्रास लैंड, जो ग्रास लैंड जगह पे ये कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती थी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का ग्रास लैंड, यूरोप का, एशिया का, इन सब का, ठीक है। द एरियाज आर ये जो एरिया थी बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी इस एरिया में, और यहाँ पे फार्म जो है बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पे किया जाता था, ठीक है, 100 of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. जब बहुत तगड़ा ठंडी का मौसम आता था तो क्या होता था कि जो है रिस्ट्रिक्शन हो जाती थी, मतलब ऐसी बहुत सी क्रॉप्स हैं जो ठंडी में नहीं बोई जा सकती, तो इस कारण से वो एक ही क्रॉप ठंडी के मौसम में जब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती थी इसलिए वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे, केवल एक ही क्रॉप को ग्रो कर सकते थे। तो ग्रेन फार्मिंग में ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इन मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता था? जो लैंड है उसको फूड ग्रो करने के लिए और जानवरों के खाने को ग्रो करने के लिए और जानवरों को उस जमीन पे रियर करने के लिए, तीनों काम के लिए यूज किया जाता था। मिक्स्ड फार्मिंग ये नहीं कि एक साथ 3 क्रॉप्स ग्रो करी जाती थी, ये नहीं है, इसका मतलब है 3 काम के लिए लैंड को यूज किया जाता था। पहला ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, ठीक है। ये कहाँ पे प्रैक्टिस होता था? ये प्रैक्टिस होता था यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, ठीक है। जगह के नाम है, एक आध दो याद कर लेना, मे भी आ जाए, 10% 15% चांसेस है, ठीक है। थर्ड, प्लांटेशन भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। कॉमर्शियल फार्मिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉमर्शियल फार्मिंग है, जहां पे सिंगल क्रॉप, ठीक है, ग्रो किए जाते थे। सिंगल क्रॉप कौन सी? किस चीज की? टी, कॉफी, शुगर केन, कॉटन, बनाना, रबर, कैश्यू, काजू, ठीक है। यहाँ पे इस क्रॉप को प्लांटेशन में, मतलब प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए जब ये प्लांटेशन की प्रोसेस होती थी, इसमें जो है बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में लेबर और जमीन दोनों लगती थी, ठीक है। क्योंकि चाय का एक पेड़ तो लगता नहीं, चाय कितनी ज्यादा, कितने लार्ज अमाउंट में ग्रो की जाती, हमने कई बार कार्टून में भी देखा होगा, ठीक है। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर को परफॉर्म करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और इस फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता, जरूरत
जरूरत थी, ठीक है। मतलब चाय उग गई थी तो क्या तुम इतनी सारी चाय अपने आप लेके जाओगे ठेले पे रख के मार्केट? नहीं, तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन कोई बड़े गाड़ी की, अच्छे गाड़ी की जरूरत पड़ेगी जिससे तुम अपनी जो क्रॉप है उसको मार्केट तक पहुंचा सको। ये जो क्रॉप है वो मेजरली कहाँ पाई जाती थी? ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। रबर मलेशिया में, ये याद कर लेना प्लीज, इसे याद कर लेना, ये मैच द कॉलम में पूछ सकता है। कॉफी ब्राजील में, टी श्रीलंका में, ठीक है। अब कुछ मेजर क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, अब इनके बारे में जानेंगे कि ये किस मिट्टी पे बोई जाती हैं, किस वेदर में बोई जाती हैं, क्या काम है, कौन सी कंट्री ने ज्यादा, मतलब मेजरली कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इन्हें ग्रो कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर राइस। राइस जो है हम सब खाते हैं, ठीक है। मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में। ये है स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल। ये कहाँ किस रीजन में पाई जाती है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। राइस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब बहुत गर्मी में राइस होता है। ऐसा नहीं तुम बर्फ में जमा दोगे तो राइस हो जाएगा, नहीं। जहां पे गर्मी होती है, राइस की जो ग्रोइंग होती है, राइस की जो कल्टीवेशन होती है, वो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, जहाँ पे बराबर पानी भी बरसे, वहीं पे राइस को ग्रो कर सकते हैं। ये कौन सी मिट्टी पे सबसे अच्छे से ग्रो हो सकते हैं? एलुवियल क्ले सॉइल, ठीक है। ये सॉइल का एक चैप्टर आएगा आपके में, वो उसमें मैं आपको मिट्टी को एज अ एग्जाम्पल, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल बताऊंगी, ठीक है। तो ये कौन सी मिट्टी पे ग्रो किया जाता है राइस? ये एलुवियल क्ले सॉइल पे, ठीक है, जो कि बहुत पानी लेता है। एलुवियल क्ले सॉइल जो होते हैं वो बहुत पानी खींचती हैं, ठीक है। चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका। एंड कौन कौन सी कंट्री है? चाइना है, इंडिया है, जापान, श्रीलंका। चाइना में अच्छा बताओ राइस का क्या बनता है? राइस बॉल, किसी कार्टून में था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट व्हीट। व्हीट मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब गर्मी भी ठंडे भी हो जाएगा और रेनफॉल भी ज्यादा नहीं, नॉर्मल, ठीक है। एंड ब्राइट सनशाइन। देखो जब उसको व्हीट को जब हम ग्रो कर रहे होंगे, जब उसको लगा रहे होंगे, व्हीट की धान जब लगा रहे होंगे, तब मॉडरेट टेम्परेचर है, ठीक है ना, ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, मॉडरेट है। लेकिन जब उसकी कटाई होगी तब एकदम तड़ाके की सूरज की रोशनी होनी चाहिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड। ये कौन सी मिट्टी पे बेस्ट सुटेबल है? वीट कौन सी मिट्टी के लिए बेस्ट सुटेबल है, या वीट के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट है? वो है ड्रेन्ड लोमी सॉइल। जो सूखे हुए जो लोमी सॉइल, ये थोड़ा मतलब ऐसे करने पे सैंड टाइप में हो जाता है, वो मिट्टी की जो है वो बेस्ट रोल प्ले करता है, बेस्ट है किसके लिए? वीट कल्टीवेशन के लिए। कौन कौन सी कंट्री ग्रो कर रही है वीट को? यूएसए, कनाडा, अर्गेनाइटिया, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। इंडिया में देखो लिखा है इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। इंडिया में वीट ठंडी के मौसम में ग्रो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट माइलेट्स, जिसे कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, ठीक है। माइलेट्स को क्या कहते हैं? कोर्स ग्रेन भी कहते हैं। इसको लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में ग्रो करना। इसके लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है? लेस फर्टाइल, जो ज्यादा फर्टाइल ना हो, ये कहीं भी ग्रो हो सकता है माइलेट्स, और सैंडी सॉइल हो, ठीक है। इसको ज्यादा पानी बरसात की भी जरूरत नहीं है और टेम्परेचर भी जैसा मिल जाए ये हो जाएगा। एग्जाम्पल जोवर, बाजरा, रागी, ये सब कहाँ ग्रो होता है? इंडिया में। और भी 3 कंट्री के नाम दिए, नाइजीरिया, चाइना, नाइगर, ठीक है। नेक्स्ट मेज, जोवर। मेज किस में आता है? ये जोवर और मेज अलग है। जोवर माइलेट्स में आता है, मेज अलग है। मेज जानते हो? मक्का। मेज को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और बहुत सारा सनशाइन चाहिए, ठीक है। इसको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल चाहिए। और कौन कौन सी कंट्री मेज को ग्रो कर रही हैं? अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया, मेक्सिको। 2 नाम याद कर लेना, अमेरिका, इंडिया, मेक्सिको, चाइना, कुछ भी याद कर लेना, 2 याद कर लेना, ठीक है। तो मेज में यही दिया कि मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रो हो जाती है, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल भी चाहिए, हाँ, लेकिन लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल भी चाहिए। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन को बहुत हाई टेम्परेचर, थोड़ी सी बारिश, खटमिठा से कहते हैं, तो मतलब बहुत तगड़ा गर्मी चाहिए, लेकिन बरसात थोड़ी सी चाहिए। बरसात भी चाहिए लेकिन थोड़ी सी चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री
days and bright sunshine for its growth. मतलब ठंड गर्म जिसे कहते हैं वैसा कुछ चाहिए, ठीक है। ग्रो, ये कौन सी सॉइल पे बेस्ट ग्रो होती है? ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। आप ब्लैक सॉइल के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले, ब्लैक और एलुवियल। कौन सी कंट्री से लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन की? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट। इंडिया पाकिस्तान याद कर लो, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कॉटन ही, अब नाम ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहां का रॉ मटेरियल मेन कौन है? कॉटन। नेक्स्ट है जूट, which was also known as golden fiber. इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये कौन सी सॉइल पे बेस्ट है? कौन सी सॉइल के लिए बेस्ट है? एलुवियल सॉइल के लिए। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा गर्मी में ही जूट को हम ग्रो कर सकते हैं, और बहुत सारे पानी भी बरसना चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। हम जो है जूट को जम्मू कश्मीर में नहीं ग्रो कर सकते। क्यों? क्योंकि जूट को क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। इस क्रॉप को ये क्रॉप कहाँ कहाँ ग्रो होती है? किस एरिया में? ट्रॉपिकल एरियाज में, जहाँ घने जंगल होते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश लीड प्रोड्यूसर है किसके? जूट के, ठीक है। नेक्स्ट है कॉफी। कॉफी को वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, और वेल ड्रेन। कौन सी मिट्टी चाहिए? बढ़िया से अच्छी से सूखी हुई लोमी सॉइल। दो क्रॉप में आया है लोमी सॉइल, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। कौन सी क्रॉप है आप बताओगे? हिल स्लोप्स ज्यादा सुइटेबल। आप देखोगे कॉफी ज्यादातर वही ग्रो की जाती होगी जहाँ पे हिल टाइप में बना होगा, ठीक है। जो पहाड़ की छोटी छोटी चोटियां नहीं होती, उस टाइप में जहाँ बना होगा वहीं पे कॉफी को ग्रो करने में आसानी होती है। एग्जाम्पल ब्राजील। ब्राजील लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? कॉफी का। और फिर कोलंबिया और इंडिया। उसके बाद टी, चाय एक बेवरेज है, क्रॉप, ठीक है, बेवरेज क्रॉप है। इसको कूल क्लाइमेट, जम्मू कश्मीर एग्जाम्पल। आपका ये ऋषिकेश साइड में चले जाओ तब वो चाय का वो देखने को मिलेगा। असम, इन सब जगह पे चाय की जो प्लांटेशन है वो की जाती है। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए और अच्छा खासा बढ़िया रेनफॉल चाहिए पूरे साल में इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी लीव्स बहुत टेंडर होती हैं। इसकी लीव्स ही तो मेन होती है ना। तो और ये कौन सी सॉइल पे ग्रो होता है? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। फिर से वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल आया है, वेल ड्रेन्ड अच्छा खासा लोमी सॉइल। 3 क्रॉप में आया, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और लेबर, इसमें लेबर बहुत लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियां तोड़नी होती है। इसकी पत्तियों से तो चाय बनती है। चाय की पत्ती इसलिए कहा जाता है। कॉफी की पत्ती सुनिए, कॉफी के तो बीन्स होते हैं, चाय की पत्ती क्यों? क्योंकि एक एक पत्ती तोड़ने में तो ढेर सारे लेबर्स लगेंगे, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में? पूरे केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी की चाय इन्हीं के पास से आती है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, ये देखो यहाँ पे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है? एफर्ट दैट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। वो एफर्ट जो हम अपने फार्म पे डालते हैं, हमारे लैंड पे डालते हैं, ताकि हमारा फार्म का जो हम खेती करें उसका प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट इंक्रीज डिमांड। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वो होता है, वो एफर्ट जो हम अपने फार्म, अपने लैंड पे डालते हैं अपने फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो हम ग्रो कर रहे हो तो उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो डिमांड बढ़ रही है अलग अलग क्रॉप्स की, उसको हम उससे हम मीट कर पाए। मतलब उनकी डिमांड, हम जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है अलग अलग क्रॉप्स की, तो इसीलिए हम एक अच्छा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं जिससे हम डिमांड को पूरी कर पाए लोगों के, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refers to the efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population, ठीक है। Ultimate aim of agriculture development is to increase food security. Ultimate aim, गोल क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का? एग्रीकल्चर को डेवलप करने का कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी, ऐसा ना हो कि हमें खाने की अकाल पड़ जाए, तो हम अपनी फूड सिक्योरिटी इंक्रीज कर सकें। यही है अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओके। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंस। जो कंट्री अभी डेवलप हो रही है, हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, तो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लेकिन चाइना डेवलप्ड कंट्रीज है, वो डेवलप हो चुकी है पूरी तरीके से। चाइना में ऐसी इंडिया, हाँ, चाइना में ऐसी चीजें जो इंडिया में नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है अभी तो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो
जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनको कौन सा फार्मिंग, वो कौन सी एग्रीकल्चर, कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस करती है, इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, जो मतलब ज्यादातर यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ही प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब खुद के लिए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा, ठीक है, कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं होती यहाँ पे। लेकिन वहीं बड़ी बड़ी कंट्रीज फार्मिंग को एज अ बिजनेस के तौर पे परफॉर्म करती हैं, ठीक है। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली, यहाँ जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं, जो धान होती हैं, जो खेती होती है, वो छोटे छोटे लैंड पे हो जाती है, ठीक है। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल, जो बड़े बड़े जमीन होते हैं, बड़े बड़े एकड़ में ढेर सारे, जब वहां पे खेती होती है तो वो कौन सी किस पर्पस के लिए ज्यादा ठीक है, कॉमर्शियल, जब आपको मार्केट में कोई धान या कोई क्रॉप्स को बेचना हो तो, ठीक है। जैसे कि यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी फार्मिंग होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग। और इंटेंसिव फार्मिंग इंडिया में आप कह सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है, और पाकिस्तान में कह सकते हो। नेक्स्ट, अ फार्म इन इंडिया। अब आपको दो एग्जांपल दिए, अ फार्म इन इंडिया, अ फार्म इन यूएसए। फार्म इन इंडिया में बताती हूँ, इसमें क्या होता है, एक स्मॉल विलेज रहता है आदिलाबाद, ठीक है, इसमें गाजियापुर डिस्ट्रिक्ट में एक मुन्ना लाल रहते हैं, वो एक छोटे से किसान रहते हैं किसी गांव के, जो कि 1 हेक्टर, 1 हेक्टर की 1.5 हेक्टर की जमीन पे खेती कर रहे होते हैं। उनका हाउस मेन विलेज में रहता है। वो HYV हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, मतलब बीज को खरीदते हैं मार्केट से हर साल, और अपनी फर्टाइल, अपनी लैंड, उनकी जो लैंड रहती है, द लैंड इज फर्टाइल, उनकी लैंड पूरी अच्छी तरीके से फर्टाइल रहती है। वो उस पर 2 क्रॉप को ग्रो करते हैं पूरे साल में। वो 2 क्रॉप कौन सी है, व्हीट राइस, या तो गेहूं और चावल, और गेहूं व्हीट राइस। हाँ, फार्मर को एडवाइस भी दिया जाता है, जो फार्मर होते हैं वो एडवाइस भी देते हैं अपने फ्रेंड से या अपने एल्डर से, यहाँ तक कि गवर्नमेंट से भी, ठीक है, गवर्नमेंट को जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी, कि फार्मिंग में ऐसे, अगर ऐसे ऐसे, तो इसमें ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं कि ये कुछ खराब ना हो और अच्छा हो, ऐसा, ठीक है। ही टेक्स, जो फार्मर होते हैं वो रेंट पे ट्रैक्टर लेते हैं अपनी फील्ड को प्लफिंग करने के लिए अपनी फील्ड में, ठीक है। और उनके जो फ्रेंड होते हैं वो उनको कुछ ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं कि आप जो है बुलक से, जो बैल होती है उनसे भी प्लफिंग कर सकते हो। और वो जो पास में ट्यूबवेल होता है उसको यूज करते हैं अपनी फील्ड की सिंचाई करने के लिए, उसको इरिगेट करने के लिए। मुन्ना लाल के पास 2 बेफेलोज थे और पहले से कुछ हेन्स थे, ठीक है। वो मिल्क को भी कोऑपरेटिव स्टोर पे क्या करता था, बेचता था, ठीक है, जो कि उसके लोकल टाउन में ही था। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मेंबर था। उसको ये भी एडवाइस, मतलब उसको ये सब भी एडवाइस मिल जाता था कि किस टाइप के एनिमल्स हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है, उनको खाने में क्या देना है। ऑल द मेंबर, उसके जो सारे मेंबर थे फैमिली के, उसको अलग अलग फार्म एक्टिविटीज में हेल्प करते थे। उसको कभी कभार वो क्या करता था, बैंक से क्रेडिट ले लेता था, ठीक है, लोन ले लेता था एग्रीकल्चर अपने खेती के लिए, HYV सीड्स खरीदने के लिए, ठीक है। और अपने जो वो प्रोड्यूस करता था उसको ले जाके लोकल मंडी में, जो कि उसके टाउन के पास ही था, उसमें बेच देता था। अब जो ज्यादातर फार्मर्स हैं उनको स्टोरेज की फैसिलिटीज में मार नहीं खाना पड़ता, मतलब ऐसा नहीं कि उनको अब स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिलती। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो पहले देख लो इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है। इंडिया में फार्मर है, नॉर्मली क्या कर रहा है, छोटी सी जमीन है 1.5 हेक्टर की, उसी पे जो अपना बना रहा है, खेती कर रहा है, ठीक है। और फिर उधार लेके, रेंट पे लेके क्या कर रहा है, रेंट पे लेके जो है वो अपने प्लफिंग कर रहा है, बैलों का यूज करके प्लफिंग कर रहा है। पास में जो टिब्बल है उसका यूज करके सिंचाई कर रहा है। जो छोटे मोटे कुछ मिल जा रहा है अपने खेत से, उसको ले जाके मार्केट में, पास में मंडी में बेच दे रहा है। गवर्नमेंट से सहायता ले रहा है, हेल्प ले रहा है कुछ। और ये फार्मिंग ही नहीं कर रहा है, अलग से अपनी जो हेन्स और उसके पास बफेलो काऊ हुई, उनकी भी जो चीजें हैं उनको सेल करके कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है। उसके फैमिली मेंबर्स भी उसकी मदद करें। मतलब नॉर्मली ये फार्मिंग को एज अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादातर यूज करें, नहीं तो कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब बात करते हैं यूएसए की। भाई यूएसए में जो एवरेज साइज है जमीन का, एक इंडियन फार्म, मतलब एक अगर भारत के फार्मिंग लैंड को देखो, यूएस की फार्मिंग लैंड को देखो, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि यूएसए की फार्म साइज 250 हेक्टर की है। वहीं पे जो अभी हम लोग जिस कहानी देखे, जो उसमें उस आदमी के पास केवल 1.5 हेक्टर की जमीन थी। तो 250 और 1.5 में अंतर होता है नहीं, ठीक है।
यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मर्स जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, सम ऑफ द कुछ मेजर क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जैसे कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट, ठीक है। जो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया जो होरन का, ठीक है। और इंडिया में किसका एग्जांपल दिया गया था आपको? रामलाल, मोतीलाल, क्या नाम था उनका? कहाँ गए? मुन्ना लाल। हाँ, इंडिया में, तो इंडिया में मुन्ना लाल जो है खेती कर रहे हैं, और यहाँ यूएसए में क्या नाम है इनका? जोए हॉरन खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो जो के पास जो है 300 हेक्टेयर्स की जमीन है, वो कॉर्न अपनी जमीन पे ग्रो करते हैं, ठीक है। और उनके पास ढेर सारे कंट्रोल, मतलब वो अपने उनके खेत में कोई कीड़ा मकोड़ा न लग जाए उसको कंट्रोल करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। टाइम टू टाइम वो सॉइल को भेजते हैं, अपनी मिट्टी को, जो उनकी मिट्टी होती है जमीन की, उसको भेजते रहते हैं लैब में, ताकि उसकी टेस्ट कर सके, उनके मिट्टी के फर्टिलिटी को टेस्ट कर सके कि फर्टाइल है कि नहीं। वेदर चेक करते रहते हैं, वो ये चेक करते हैं कि उनके क्रॉप से कितना न्यूट्रिएंट आ रहा है, जो न्यूट्रिएंट आ रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं है। जो है वो साइंटिफिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अच्छे जो कि साइंस से प्रूव हो कि हाँ ये फर्टिलाइजर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उसको यूज करते हैं। वो अपने खेत, मतलब एक सैटेलाइट को लिंक करते हैं जहां पे, जिससे उनके खेत की पिक्चर उनके पास तक आ जाती है, उससे वो पता लगा लेते हैं कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। इससे वो केमिकल फर्टिलाइजर को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं जब भी उनको जरूरत होगी। वो ट्रैक्टर को यूज करते हैं, सीड ड्रिल्स को यूज करते हैं, लेवलर को यूज करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेसर को यूज करते हैं, ठीक है। और ग्रेन्स को अच्छा खासा ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो देखो भैया, इंडिया में केवल एक बैल और एक ट्रैक्टर को यूज करते थे हमारे मुन्ना लाल, लेकिन जो जोए है वो क्या कर, हाँ सॉरी, तो जो है वो कितनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, सीड ड्रिलर, लेवलर्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं भैया। जो है सैटेलाइट को लगाए हैं ताकि वो चेक कर सके कि हाँ साइन, मतलब कब उनके खेत में फर्टिलाइजर की जरूरत है, कब किस चीज की जरूरत है। लेकिन हमारे मुन्ना लाल जो है वो अपनी फैमिली की हेल्प से छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं। तो एक लाइन लिखी है, लास्ट लाइन पढ़ना जरा ध्यान से। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। जो यूएसए के फार्मर हैं वो खेती ऐसा करते हैं जैसे वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो भारत के फार्मर हैं वो एक गरीब किसान की तरह खेत में काम करते हैं। तो बहुत डिफरेंस है एक गरीब किसान और एक बिजनेसमैन में। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो थिंकिंग का है कि कैसे इंटेंसिव फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस उभर गया है। बहुत अच्छा पॉइंट मिला इससे, ये लाइन बहुत बढ़िया है। पूरी जो हमने दो कहानी देखी, पूरा निचोड़ है, ठीक है। ये द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो रहा है खत्म। इसके बाद मेरे ख्याल से जितने सवाल जवाब है आप आराम से कर लोगे। जैसे एक मैं बता दे रही, टिक द करेक्ट आंसर का। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्रिमिटिव फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ व्हीट। तो हॉर्टिकल्चर मतलब क्या? ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बताया था मैंने अभी ऊपर, ठीक है। हाँ, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट, जूट को देखो तो आप येलो और थोड़ा गोल्डन कलर में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। ओ माय गॉड, लीडिंग प्रोड्यूसर कॉफी का कौन है? ब्राजील। याद कर लेना, लीडिंग प्रोड्यूसर देख लेना, बाकी कौन कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है एक दो के नाम देख लेना, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। एक गिव रीजन है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। क्या एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है? यस। गिव रीजन व्हाई, क्यों प्राइमरी एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑलमोस्ट सब आता है वो एग्रीकल्चर से ही तो आता है। और जब प्राइमरी एक्टिविटी वाला पढ़ोगे तो उसमें देखो लिखा एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज 50% people engaged in the agriculture and 2/3 population of the India, मतलब 50% people और 2/3 population of India engaged in agriculture, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। यस, इसका रीजन आप बताओगे। और ये जो 50% वाला बताया मैंने जो बताया एकदम सही है, एकदम सटीक आंसर है ये।
डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस बताना है प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी में, सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। ये चौथा वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड वाले का पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड टिक द करेक्ट आंसर का आपका लीडिंग प्रोड्यूसर और एक गोल्डन फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे चैप्टर हो रहा है खत्म। एक बार क्वेश्चन आंसर बता दे रही। व्हाट इज एग्रीकल्चर, नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। वही 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और क्या कहते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है। व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, जहाँ पे हम 3 एक्टिविटी एक साथ करते हैं। नहीं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो नहीं होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग लगते हैं। अगर याद हो तो ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को ग्रो, मिक्स्ड एग्रीकल्चर है ना ये, जहाँ पे 3-4 एक्टिविटी एक साथ होती है। Name the fiber crops and name the climatic condition required for their growth. Fiber crops के नाम बताने और कौन सा climatic condition उनको ग्रो करने के लिए रिक्वायर है ये बताने। सो क्वेश्चन आंसर में आपका कौन सा क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो झूमिंग कल्टीवेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तीसरा और नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। हाँ ये भी सेकेंड ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर देख लेना, ठीक है। और ये जो झूमिंग वाला मैं बता रही हूँ, बता दूं ये दिया का है, बहुत लोग को मिला ही नहीं होगा। आप ये दिया है, ये डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नेम्ड बाय डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो रहा है खत्म। थैंक यू एवरीवन।